नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे कुमार क्लास 10th के केमिस्ट्री के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर का ये फोर्थ वीडियो है, उसे हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आज का टॉपिक स्टार्ट मतलब कहाँ से करना है, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, किस तरीके से मेटल्स और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो जब भी मेटल्स रिएक्ट करेंगे नॉन मेटल से तो वो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, जबकि जो दो नॉन मेटल यानी दो नॉन मेटल भी एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो वो कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्म करते हैं। यानी जब मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा तो आयनिक कंपाउंड, और नॉन मेटल जब रिएक्ट करेंगे, दोनों नॉन मेटल रहेंगे तो वो कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। जबकि जो मेटल हैं वो दूसरे मेटल से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे केमिकल बॉन्ड का कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। तो ये जो फोर्स है जो कि लिंक करके रखता है एटम्स को, या फिर हम कहें कि आयन को, ये मतलब उनको एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, इसको हम केमिकल बॉन्ड या फिर जस्ट केवल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो ये करता क्यों है, तो इसके लिए हमें समझना होगा सबसे पहले इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस। यानी नोबल गैस किस तरीके से इनर्ट होता है, वो अनरिएक्टिव होता है, कभी भी वो रिएक्ट नहीं करता है। तो इसके बारे में हम समझ जाएंगे, तब हमें यह समझ में आ जाएगा कि क्यों मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और आयनिक बॉन्ड या फिर कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखते हैं इनर्टनेस नोबल गैस का। तो नोबल गैस का इनर्टनेस होता क्या है। तो जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें ग्रुप 18 जो है पीरियोडिक टेबल का, उसमें जो एलिमेंट हैं जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सब जो है वो नोबल गैस हैं, या फिर इन्हें हम इनर्ट गैस भी कहते हैं। इसका कारण क्या है कि क्यों हमें इन्हें नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस कहते हैं, क्योंकि ये अनरिएक्टिव होते हैं, मतलब किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करके ये कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। और इनर्ट गैस जो है वो केमिकल बॉन्ड का भी फॉर्मेशन नहीं करते हैं जब वो, तो इसी कारण से वो केमिकल रिएक्शन में भी पार्ट नहीं लेते, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में उनका कोई योगदान नहीं होता है। तो चूंकि नोबल गैस जो होते हैं वो केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं, तो ऐसा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट जो है इनके एटम का वो इतना स्टेबल होता है कि वो अलाउ नहीं करते हैं कि बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है वो उनके पास आकर के केमिकल रिएक्शन में भाग ले। मतलब ना ही बाहर का इलेक्ट्रॉन उनके पास आएगा, यानी ना ही वो नेगेटिव आयन यानी अनायन का फॉर्मेशन करेंगे, और ना ही वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। ऐसा इस कारण से क्योंकि उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो बिल्कुल फिक्स रहता है, मतलब वो अलाउ ही नहीं करता है कि वो बाहर से कोई एटम जो है वहां पे आए या फिर वहां से कोई एटम जाए, क्योंकि वो खुद स्टेबल बने हुए रहते हैं। तो देखते हैं कैसे इनका नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो नोबल गैस हमारे हैं कौन कौन, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। तो हीलियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 2, उसके बाद नियॉन 10, आर्गन 18, क्रिप्टन 36, जेनन 54, रेडन 86। तो ये एटॉमिक नंबर इनका हो गया। जब वो अरेंजमेंट मतलब ग्रुप 18 में रहेंगे तो ये इनका एटॉमिक नंबर हो गया। तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से ही हम करते क्या है कि उनके इलेक्ट्रॉन को मतलब अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास सेल होता है जिसको कि हम फर्स्ट जो सेल है उसको KLMNOP, इस तरीके से वो सेल हमारा अरेंज होता है। तो जो हीलियम है उसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो K में 2 होगा, मतलब उसका जो K सेल है उसमें 2 बस हो गया, मतलब वो कंप्लीट। उसके बाद उसके पास और इलेक्ट्रॉन नहीं है। और नियॉन का जब हम अरेंज करेंगे तो फर्स्ट में तो हमें K में 2 ही रखना है। ये इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है कि जो K सेल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, और बाकी के जो हैं उनमें 2 से अधिक होते हैं। तो उसके बाद इसमें L है तो L में 8, यानी कि बाकी जो है उनमें हम 8 अगर रखेंगे तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। यानी LMNOP मतलब जो भी है उनमें 8 अगर हम रखते हैं तो, लेकिन जब अरेंज करते हैं खुद से तो वो L में तो 8 होता है हर एक में, लेकिन M जब आता है तो वहाँ से फिर 18, M में 18, उसके बाद N जो है N में मैक्सिमम 32 हो सकता है, लेकिन वो 32 कब होगा, जब जो नेक्स्ट है उसमें 8 से अधिक होगा। मतलब N के बाद जो O है O में अगर 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा तब
हम इसमें मतलब रख सकते हैं, नहीं तो 18 के बाद वो नहीं रखते, तो वो तो आगे की बात है। सबसे पहले हमें यहाँ 2 और 8 के बारे में जानना है। तो क्या है कि यहाँ पे K जो हो गया हीलियम का, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद जो L नियॉन का L है वहाँ पे 2, आर्गन का जो M है वहाँ 2 आउटर मोस्ट सेल में, क्रिप्टन का जो आउटर मोस्ट N है उसमें भी 2, जेनन में भी उसमें 8, जेनन के भी आउटर मोस्ट O है वहाँ पे 8, रेडन में भी P जो है वहाँ पे 8। तो यहाँ देख सकते हैं कि केवल हीलियम में आउटर मोस्ट सेल में मतलब वैलेंस सेल जो है इसका 2 है, बाकी सबका 8 है। तो अब ये इनर्ट गैस कैसे होते हैं? तो हीलियम जो है वो इनर्ट गैस ऐसे होता है क्योंकि K में हमें मैक्सिमम चाहिए 2, तो 2 उसके पास है ही, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो आखिर क्यों दूसरे को दे या फिर दूसरे से अपना इलेक्ट्रॉन ले? अगर कोई भी अगर स्टेबल है तो वो खुद को स्टेबल ही रखना चाहेगा, और ऐसा ही सब में है। मतलब 8 जो है वो ऑक्टेट अपना कंप्लीट करता है, और जिसके लास्ट में मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जैसे कि K में, तो ये अपना क्या कंप्लीट करता है? तो ड्यूप्लेट। तो आउटर मोस्ट में अगर 2 है तो ड्यूप्लेट, मतलब हीलियम जो है वो ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है, और बाकी जो भी हमारे इनर्ट गैस हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। ऑक्टेट का मतलब हुआ 8, यानी कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो ना ही अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, कोई भी एक भी इलेक्ट्रॉन को वो लूज नहीं कर सकता है, और ना ही वो गेन करेगा। तो इस तरीके से ये सब इनर्ट गैस बने हुए रहते हैं, और इन्हें हम नोबल गैस भी कहते हैं। ये नॉन रिएक्टिव हैं और इनका वैलेंस स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। तो नोबल गैस हो गया, केवल एक ही नोबल गैस यानी हीलियम है जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है? तो 2 है, बाकी सबके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो 8 है। तो क्यों केमिकल बॉन्डिंग या फिर केमिकल कॉम्बिनेशन का क्या कारण है? तो सभी जो भी एटम हैं हमारे मतलब पीरियोडिक टेबल में, या फिर जिनका अभी खोज हो चुका है, जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, वो सभी चाहते हैं स्टेबल होना, या फिर हम कहें कि वर्ल्ड में कोई भी चीज है, हर एक चीज खुद को चाहता है कि वो स्टेबल हो। तो एटम के साथ भी यही है, एटम भी चाहता है खुद को स्टेबल करना। तो यही स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट इस तरीके से कर ले ताकि वो इनर्ट गैस जैसा हो जाए, मतलब उसे रिएक्शन के लिए इधर उधर भागना ना पड़े। तो इसी में जो नोबल गैस हमारे हैं वो तो अकेले मतलब दूसरे एटम से बिना मिले हुए वो अपना इनर्ट रहते हैं, लेकिन बाकी जो दूसरे जो एटम हैं उन्हें करना क्या पड़ता है कि खुद को स्टेबल करने के लिए या तो अपने इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर देते हैं, या फिर दूसरे से इलेक्ट्रॉन को वो गेन कर लेते हैं, और उसके बाद वो जो है वो खुद को स्टेबल कर पाते हैं। तो यहीं पे एटम जो है वो कंबाइन करेंगे दूसरे से और खुद को इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट अचीव कराएंगे और वो स्टेबल हो जाएंगे। तो एटम क्या करते हैं कि इसी दौरान वो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं इस स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए, और वो खुद को इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जैसा बना लेते हैं, मतलब खुद को इनर्ट गैस खुद को वो स्टेबल बना लेते हैं। तो इस तरीके से जब भी एटम कंबाइन करेगा केमिकल बॉन्ड में या फिर केमिकल कंपाउंड का वो फॉर्मेशन करेगा, तो इस तरीके से ताकि उसके आउटर मोस्ट जो सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, और अगर K सेल है उसका आउटर मोस्ट तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहे। तो एटम जो है जिनमें अगर 8 से कम इलेक्ट्रॉन है या फिर 2 से कम इलेक्ट्रॉन है, वो अपने आउटर मोस्ट सेल को स्टेबल करना चाहते हैं, यानी वो अनस्टेबल होते हैं। अगर 8 से कम इलेक्ट्रॉन है या फिर 2 से कम इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल हैं। तो हर एक एटम का टेंडेंसी होता है कि वो अपने आप को इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट प्राप्त करे, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो 8 या फिर अगर K है तो 2 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहे और वो खुद को स्टेबल कर ले। तो किस तरीके से एटम जो है वो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट अचीव करते हैं, कैसे वो प्राप्त करते हैं, खुद को वो कैसे नोबल गैस जैसा बनाते हैं? तो इसका 3 तरीका है। पहला जो वे है वो क्या करते हैं कि एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन अगर उनके एटम में है, मतलब आउटर मोस्ट सेल में है, तो वो उसको क्या करेंगे? लूज करेंगे, मतलब डोनेट कर देंगे दूसरे को, और उसके साथ वो केमिकल बॉन्डिंग बनाते हैं। और या फिर क्या कर सकते हैं कि वो गेन कर सकते हैं एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से। थर्ड जो वे है वो क्या है कि वो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, तो शेयरिंग से मतलब दूसरे एटम से वो शेयर करें। तो 3 वे है जिससे कि कोई भी एटम जो है वो खुद को नोबल गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट जैसा बना सकता है, या फिर इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट खुद को वो स्टेबल कर सकता है।
तो यहाँ जो फर्स्ट और सेकेंड है, यानी कि या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना है या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, ये किस टाइप के केमिकल बॉन्डिंग में होता है? तो जो केमिकल बॉन्डिंग हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में, यानी कि आयनिक बॉन्ड का जो वहाँ फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लूज या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का हम कह सकते हैं कि ट्रांसफर होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कब होगा? तो जब नॉन मेटल से रिएक्ट करेंगे, यानी दो नॉन मेटल के बीच में या फिर दो से अधिक मतलब नॉन मेटल जब रिएक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच में यहां पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, ना कि ट्रांसफर। यानी नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, जबकि मेटल और नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो इसे समझने के लिए इस रिएक्शन को, मेटल्स और नॉन मेटल, ये जरूरी है कि हमें आयन के बारे में हम जाने, उसके बाद किस तरीके से आयन का फॉर्मेशन होता है वो हम जाने। तो आयन होता क्या है? तो आयन जो है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स है। इलेक्ट्रिकली अकेला चार्ज एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम। तो एक एटम जो है वो आयन का फॉर्मेशन कैसे करता है, मतलब कैसे वो आयन बनता है? तो उसे आयन बनने के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तभी वो आयन बनाएगा। और उसमें अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर जब इक्वल नहीं रहेगा तभी वो आयन का फॉर्मेशन करेंगे। तो आयन जो होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं, एक है पॉजिटिवली चार्ज आयन, दूसरा है निगेटिवली चार्ज आयन। तो सबसे पहले हम पॉजिटिवली चार्ज आयन के बारे में देखते हैं कि वो होते क्या हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज आयन, जिसे हम कटायन कहते हैं, और इसका फॉर्मेशन होता है जब वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, मतलब दूसरे को डोनेट कर देते हैं, तब कटायन का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ वो कर क्या सकते हैं कि एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करके और वो अपने आप को कटायन बना सकते हैं, मतलब उनके ऊपर चार्ज आ जाएगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन को वो लूज करेंगे, यानी जितने इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट करेंगे, उतना ही पॉजिटिव चार्ज उनके ऊपर आएगा। अगर जैसे सोडियम हमारा एटम है, वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो उसके ऊपर +1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो कटायन जो है वो उनके पास इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है, मतलब कटायन यानी पॉजिटिव चार्ज आयन, उनके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो प्रोटॉन से कम होता है। यानी नॉर्मल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा, कटायन के पास इलेक्ट्रॉन का नंबर उससे कम होगा। तो यहाँ पे कम हुआ, इस कारण पॉजिटिवली चार्ज। अब निगेटिवली चार्ज आयन, जिसे हम अनायन कहते हैं, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? तो यहाँ पे वो करेगा क्या कि दूसरे जो एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं या फिर लूज कर रहे हैं, उसके इलेक्ट्रॉन को वो ले लेगा, यानी एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को वो गेन करके और खुद के ऊपर, मतलब अपने आप के पास इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो बढ़ा लेगा। तो इलेक्ट्रॉन पे हम जानते हैं कि निगेटिव चार्ज होता है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन के नंबर को वो बढ़ाएगा तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर उस एटम में ज्यादा हो जाएगा, तो वो निगेटिवली चार्ज्ड आयन का फॉर्मेशन करेगा, जिसे हम अनायन के नाम से जानते हैं। तो जितना इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेगा, उसके ऊपर उतना ही निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जैसे हम क्लोरीन का एग्जांपल देखें, तो क्लोरीन किया क्या कि कोई दूसरे एटम का वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही वो गेन किया तो इसके ऊपर -1 चार्ज आ गया। तो क्लोरीन यहाँ पे क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन किया। तो यहाँ अब है क्या कि जो भी निगेटिवली चार्ज आयन या फिर अनायन होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर नॉर्मल एटम से ज्यादा होता है। अब किस तरीके से पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन होगा, या फिर जिसे हम कटायन कहते हैं, तो वैसे एलिमेंट जिनमें आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो 1 2 3 यानी 1 2 या 3 रहे आउटर मोस्ट सेल में, तो वो क्या करेंगे कि अपने इन इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, यानी जिनके पास 1 है वो भी, जिनके पास 2 है वो भी, जिनके पास 3 है वो भी अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे और खुद को इस तरीके से बनाएंगे ताकि वो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट प्राप्त कर ले, ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो उसके बाद मतलब ये 1 2 3 जो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, उसको लूज करने के बाद उनका जो नेक्स्ट मतलब उससे पहले वाला जो ऑर्बिट होगा, उसमें तो वो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, या फिर अगर k है तो वो डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से वो कंप्लीट हो गया और वो खुद को स्टेबल, मतलब मानेंगे कि वो स्टेबल हो गए, और वो स्टेबल हो भी जाएंगे, इनर्ट गैस ऐसा, मतलब उन्हें रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। तो
वो तो आखिर रिएक्शन से ही ऐसा होता है, तो मतलब जब रिएक्शन होकर के वो कंपाउंड बनाएंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और उनके साथ वो कंबाइन करके केमिकल कंपाउंड बनाते हैं और उसके बाद वो खुद स्टेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे जहाँ 1 2 3 है वहाँ तो इलेक्ट्रॉन वो लूज कर सकते हैं, लेकिन वैसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट सेल में 5 6 7 अगर इलेक्ट्रॉन है तो उनके साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है, यानी वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे होते कौन है जिनके पास 1 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होता है, तो ये होते हैं हमारे मेटल एटम। तो मेटल एटम करते क्या है कि हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके और खुद को पॉजिटिवली चार्ज आयन या फिर कटायन बनाते हैं। जैसे हमारा मेटल हो गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इन सारे जो मेटल हैं वो अपने आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं और पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करते हैं। तो जितना इलेक्ट्रॉन, यानी अगर 1 इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट करेंगे तो उनके ऊपर +1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट करेंगे तो उनके ऊपर +2 पॉजिटिव चार्ज, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं तो +3 पॉजिटिव चार्ज उनके ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सोडियम आयन का फॉर्मेशन होता है। तो सोडियम आयन में हम लोग जानते हैं कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। तो इसी तरीके से अरेंजमेंट करेंगे, यानी KLMN, इस तरीके से हमारा जो सेल होता है। तो K में हम जानते हैं कि 2, तो 2 हो गया, L में 8 और M में केवल 1 बचेगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन M में बचा। वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए करेगा क्या कि M का जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसे वो डोनेट कर देगा किसी दूसरे एटम को जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला हो। तो एक्सेप्ट करने वाला, तो यहाँ देख सकते हैं कि वो क्या किया कि 1 इलेक्ट्रॉन को अपना डोनेट करके और खुद वो स्टेबल हो गया, यानी नियॉन गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट का फॉर्मेशन कर लिया। तो यहाँ पे सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नियरेस्ट है नियॉन से, मतलब नियॉन जो इनर्ट गैस है उससे नज़दीक है। तो यहाँ पे वो खुद को स्टेबल कर लिया, अपने ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज ला करके, और वो अपना जो इलेक्ट्रॉन था वो दूसरे को दे दिया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकली अब जो मतलब आयन का फॉर्मेशन होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होगा। सबसे पहले मतलब जब वो एटम था तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो इक्वल थे। तो जब इक्वल होगा तो चार्जली, अगर हम इलेक्ट्रिकली कहें तो इलेक्ट्रिकली जो हमारा एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। लेकिन जब वो स्टेबल हो जाता है तो स्टेबल होने के टाइम में वो न्यूट्रल नहीं रहेगा। अगर स्टेबल हुआ है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके या फिर किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को गेन करके, तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होगा, या तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा या फिर वो निगेटिवली चार्ज होगा। तो वैसे एटम जो कि अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम को डोनेट करते हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं अगर इलेक्ट्रिकली अगर हम देखें। तो यहाँ पे जो सोडियम आयन है वो किया क्या कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, वो उस 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, मतलब लूज कर दिया, और खुद के ऑक्टेट को कंप्लीट करके वो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिवली चार्ज हो गया। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो वो एटम जो है वो न्यूट्रल, मतलब खुद स्टेबल है, वो न्यूट्रल नहीं है। इलेक्ट्रिकली अगर देखें तो न्यूट्रल नहीं है, लेकिन खुद को स्टेबल कर लिया। अब इसी तरीके से अगर पोटेशियम आयन का फॉर्मेशन देखें तो पोटेशियम आयन का भी फॉर्मेशन सेम सोडियम आयन जैसा ही होता है, लेकिन उसके एन में, यानी कि जो एन सेल है वहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और वो उस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके और खुद पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। अब अगर हम देखें मैग्नीशियम आयन की, तो मैग्नीशियम जो है उसके आउटर मोस्ट सेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तभी वो स्टेबल हो सकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उसके ऊपर +2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो यहाँ पे हुआ क्या कि मैग्नीशियम के पास अब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो ज़्यादा हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो इस कारण से वो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो गया। और अगर कैल्शियम आयन की बात करें तो वो भी कैल्शियम एटम से सेम इसी टाइप से बनता है। वो भी करता क्या है कि अपने 2 जो इलेक्ट्रॉन है उसे वो डोनेट कर देता है और खुद पे +2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम आयन जो बनता है एल्युमिनियम एटम से, तो एल्युमिनियम का जो आउटर मोस्ट यानी कि एम सेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 होते हैं। तो वो अपने तीनों इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर देता है और खुद के ऊपर वो +3 चार्ज आ जाएगा एल्युमिनियम आयन के ऊपर। अब इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो जब भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में एटम का जो
नंबर होता है मतलब जो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, क्योंकि वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, मतलब पार्ट लेते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी एटम के ऊपर हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर यही जो सिंबल है, और वन डॉट जो डॉट है, हर एक डॉट वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर को बताएगा, यानी जितना डॉट उतना वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट सेल में होंगे। तो अगर सोडियम जो है उसके पास डॉट होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे सोडियम हमारा है तो सोडियम Na हो गया, यहाँ ये सोडियम है Na, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 11, और इसके आउटर मोस्ट जो सेल है यानी M में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हो गया आउटर मोस्ट सेल में। तो यहाँ पे N पे 1 डॉट है, और जब ये आयन का फॉर्मेशन करेगा तो इसके ऊपर +1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसी तरीके से मैग्नीशियम देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 12 है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में हो गया 2। यहाँ पे 2 डॉट के द्वारा दिखाया जा रहा है, मतलब आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को, और यहाँ पे Mg2+, यानी ये दोनों को लूज करके और अपने ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज लेकर के आ जाएगा। उसी तरीके से अगर एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम का 13 होता है एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम लिखेंगे तो आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये 3 इलेक्ट्रॉन को ये 3 डॉट से हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डॉट जो है मतलब 4 साइड होते हैं हमारे राइट लेफ्ट, उसके बाद टॉप और बॉटम, तो 2-2 इलेक्ट्रॉन को हम हर एक साइड में डिनोट करते हैं। तो 2-2 इलेक्ट्रॉन को अगर हम हर एक साइड में डिनोट करेंगे तो वो टोटल 8 हो जाएंगे। तो स्टेबल होने के लिए 8 होते हैं, और यहाँ पे जब हम नॉन मेटल का देखेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा। तो यहाँ पे हो गया हमारा एल्युमिनियम 3+। उसी तरीके से पोटेशियम है तो पोटेशियम का 19 होता है आउटर मोस्ट, यानी कि N है, N में 1, तो यहाँ पे K 1 डॉट, यहाँ पे K+ का बनाएगा। उसके बाद कैल्शियम है, आउटर में 2 हो गया, तो यहाँ पे Ca2+ आयन का फॉर्मेशन करेगा, और Ca पे 2 डॉट यहाँ पे दिखाएगा, यानी ये क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब फॉर्मेशन निगेटिव आयन का यानी अनायन का कैसे फॉर्मेशन होगा, तो जब भी कोई एलिमेंट है जिसका कि इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो 5, 6 अगर 7 हो, 5, 6 या 7, तो वो करेगा क्या कि इनको तो लूज नहीं कर सकता है, इनको डोनेट नहीं कर सकता है, इस कारण वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके और खुद को स्टेबल करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हासिल करेगा। यानी जो उसका आउटर मोस्ट सेल है उसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा, तो और उसके बाद वो अनायन का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ वो करता क्या है कि नॉन मेटल जो है वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज आयन या फिर अनायन का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि क्लोरीन एटम जो है उसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो करेगा क्या कि दूसरे से 1 इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेगा और खुद को आर्गन एटम जैसा स्टेबल बना लेगा। तो कैसे क्लोरीन आयन का फॉर्मेशन होता है क्लोरीन एटम से, तो यहाँ पे क्लोरीन जो है वो 287, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम देखें तो 287, यानी K में 2, L में L 8 और M में 7 है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और उसके बाद अपने आप को स्टेबल कर लिया ऑक्टेट कंप्लीट करके। उसी तरीके से यहाँ जो है ये जो हमारा क्लोरीन हो गया वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है, ये निगेटिवली चार्ज्ड आयन हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आउटर मोस्ट में 7 था, यहाँ आउटर मोस्ट में 7 था, अब ये क्या किया कि 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके और आउटर मोस्ट में मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन किया और आउटर मोस्ट में अपना 8 कंप्लीट कर लिया, ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब फ्लोरीन आयन का जो फॉर्मेशन है वो भी सेम क्लोरीन आयन जैसा ही है। अगर हम ऑक्साइड आयन की फॉर्मेशन की बात करें तो ऑक्साइड जो हमारा ऑक्सीजन एटम है उसके आउटर मोस्ट सेल में यानी कि जो L है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उसे स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है कि गेन कर लेता है और उसके बाद वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करके और ऑक्साइड आयन का फॉर्मेशन करता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेगा उतना नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा। तो ऑक्साइड आयन के ऊपर 2- चार्ज होता है, तो ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है, लेकिन ये स्टेबल हो गया, आयन जो है वो स्टेबल। उसी तरीके से नाइट्रोजन है तो आउटर मोस्ट में 5 होता है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा और ये नियोन एटम जैसा हो जाएगा। अगर हम देखें नाइट्राइड आयन के फॉर्मेशन को, तो नाइट्राइड आयन भी जो है मतलब नाइट्रोजन भाई, तो नाइट्रोजन से नाइट्राइड आयन बना, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन को ये गेन किया और गेन करने के बाद वो स्टेबल हो गया। तो यहाँ जिसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो कम होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, वो निगेटिव आयन का फॉर्मेशन करेगा। अब इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन हम देख लेते हैं। यहाँ नॉन मेटल का तो क्लोरीन जो है वो 7 आउटर मोस्ट में है,
तो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो यहाँ देख सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सारे हैं। तो आउटर मोस्ट सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम डॉट से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर फ्लोरीन एटम का देखें तो यहाँ पे मतलब 2 2 2 2 1 ये हो गया, यानी 7 हो गया आउटर मोस्ट में, 7 हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर फ्लोराइड आयन बना यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन को वो गेन करके, तो यहाँ पे ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया, यानी कि इसके चारों तरफ जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसी तरीके से क्लोरीन है, वहाँ भी आउटर मोस्ट सेल में जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 यहाँ पे क्लोरीन एटम को हम लोग दिखा दिए। और अगर ये जब क्लोरीन आयन का फॉर्मेशन कर रहा है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे जो है वो 6 होते हैं, तो 6 हम यहाँ पे डिनोट कर दिए ऑक्सीजन एटम में। और उसके बाद वो करेगा क्या कि 2 इलेक्ट्रॉन को वो गेन करके और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करके खुद स्टेबल हो जाएगा। अगर सल्फर की बात करें तो यहाँ भी 6 होता है, ये भी 6 से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, 2 2 2 मतलब 6 हो गया। और उसके बाद सल्फाइड आयन का ये जब फॉर्मेशन करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेगा। उसी तरीके से नाइट्रोजन आयन है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 होते हैं, तो ये करेगा क्या कि इसे स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने ऊपर -3 चार्ज लेकर के और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएगा। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख लिया। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, यानी केमिकल बॉन्ड्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो केमिकल बॉन्ड के 2 टाइप हो गए, एक आयनिक बॉन्ड और दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड हम लोग जानते हैं कि आयनिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है वो किनके बीच में हो सकता है, तो वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जबकि कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है, और ये 2 या 2 से अधिक नॉन मेटल्स के बीच में ही फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ जो कॉमन साल्ट है ये आयनिक कंपाउंड है, यानी कि ये मेटल और नॉन मेटल से बना है। जबकि जो केन शुगर है, मतलब जो हमारा चीनी होता है, वो कोवैलेंट कंपाउंड है, यानी कि यहाँ पे नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बना है। तो आयनिक बॉन्ड आज हम देख लेते हैं। तो आयनिक बॉन्ड है क्या कि जब भी केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, यानी एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, उसे हम आयनिक बॉन्ड कहेंगे। और ये इस तरीके से होता है ताकि जो मतलब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट ऐसे हो जाए ताकि वो इनर्ट गैस जैसा हो जाए। तो आयनिक बॉन्ड को इसी कारण से हम लोग ऐसा केमिकल बॉन्ड कहते हैं जिसमें कि अपोजिटिवली चार्ज आयन मिलकर के आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि एक पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा, दूसरा निगेटिवली चार्ज आयन होगा। तो अगर आयनिक बॉन्ड का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो आयनिक बॉन्ड जब फॉर्म होगा तो वो एक एटम और एक मतलब एक मेटल के एटम के बीच में और एक नॉन मेटल के एटम के बीच में होगा। यहाँ पे एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और दूसरा जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके और अपने कॉन्फ़िगरेशन को इस तरीके से बनाएगा ताकि वो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर ले। तो जब मेटल रिएक्ट करते हैं किसी नॉन मेटल से तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और मेटल एटम जो है वो नॉन मेटल से मिल करके आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो आयनिक बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। यहाँ पे मेटल जो है उनके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है और जो नॉन मेटल हैं उनके ऊपर नेगेटिवली चार्ज आयन होता है, यानी कि अपोजिटिवली चार्ज आयन हो गए। और ये दोनों चार्ज आयन मिलकर के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करते हैं जिसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो आयनिक कंपाउंड जो हैं वो आयन से बने होते हैं, ये हम जानते हैं। अब देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सोडियम क्लोराइड जो है वो रिएक्ट करेगा, मतलब सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके और वो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो सोडियम है वो अपने इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होता है। तो क्लोरीन जो है एटम उसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, यानी यहाँ जो 7 है उसे 8 बनाना है। और यहाँ जो सोडियम एटम है इसके आउटर मोस्ट में वो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो तो 7 इलेक्ट्रॉन उसे कोई दे नहीं सकता है। तो वो करेगा क्या कि अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके और जो उसका एल जो सेल है उसमें वो 8 है तो वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहेगा। तो इस कारण वो अपने 1 इलेक्ट्रॉन को दे दिया क्लोरीन के पास, तो क्लोरीन का हो गया 8 कंप्लीट और इसका भी सोडियम का भी 8 कंप्लीट हो गया। और इस तरीके से इन दोनों के बीच में एक आयनिक बॉन्ड बनेगा और यही आयनिक बॉन्ड के कारण यहाँ पे NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। अब आगे अगर हम देखें तो किस तरीके से, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, ये अलग अलग सेल दिखाया जा रहा है। तो ये आउटर मोस्ट सेल का जो है इलेक्ट्रॉन 1 इसको दे दिया, तो यहाँ पे इसके पास 2 सेल बचा, मतलब K और L सेल बचा सोडियम आयन के पास, और क्लोरीन के पास 3 सेल हैं और तीनों सेल में इसका जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है मतलब वो कंप्लीट है, मतलब आउटर मोस्ट में वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया और सोडियम भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब दोनों कंपाउंड फॉर्म करके मतलब आयनिक जो बॉन्ड से ये जो कंपाउंड फॉर्म किए हैं वो स्टेबल है, मतलब स्टेबल कंपाउंड हो गया।
तो यहाँ सोडियम क्लोराइड का इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, अगर हम पोटेशियम क्लोराइड की बात करें तो यहाँ भी पोटेशियम के पास 1 पॉजिटिव चार्ज होगा, वो क्या करेगा कि अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा क्लोरीन के पास। क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट और पोटेशियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट, और यहाँ पे आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। अब अगर मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें तो मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या होता है कि यहाँ पे मैग्नीशियम जो है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो कि वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। उसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्लोरीन के साथ उसे बॉन्डिंग बनाना है, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो आखिर वो होगा कैसे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा कि कहाँ। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि 2 क्लोरीन एटम लेना होगा, और 2 क्लोरीन एटम जो है वो एक मतलब दोनों एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से लेकर के और खुद MgCl2। तो यहाँ पे Cl2 का मतलब जो है हमारा जो क्लोरीन है वो 2 एटम है और मैग्नीशियम जो है वो 1 एटम रिएक्ट करके और आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया। अब आगे हम देखते हैं अगर कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन, तो कैल्शियम क्लोराइड में भी सेम मैग्नीशियम क्लोराइड जैसा ही होगा, क्योंकि कैल्शियम में भी क्या होता है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में और वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो 2 क्लोरीन की जरूरत यहाँ पे होती है। तो वो 2 क्लोरीन से रिएक्ट करके और CaCl2 यानी यहाँ क्लोरीन जो है वो 2 है तो CaCl2 का फॉर्मेशन करेगा। अब फॉर्मेशन अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड का देखें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये सिंपल फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम के जो लास्ट मतलब जो आउटर मोस्ट सेल है वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है खुद को स्टेबल करने के लिए। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 मैग्नीशियम एटम 1 ऑक्सीजन एटम से रिएक्ट करके और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और दोनों स्टेबल हो गए। तो ये स्टेबल होने के लिए ये सारा फॉर्मेशन होता है। उसी तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड भी सेम हो जाएगा, वहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो शेयरिंग की मतलब वो क्या किया तो ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पे शेयरिंग नहीं होता, वो ट्रांसफर कर दिया और ट्रांसफर करके और अपना आयनिक बॉन्ड CaO का फॉर्मेशन कर लिया। तो अब आयनिक कंपाउंड होते क्या है, तो वैसे कंपाउंड जो कि आयनिक बॉन्ड जिसमें होंगे उसे हम आयनिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक एटम से दूसरे एटम में, और जो भी आयनिक कंपाउंड होंगे उनमें आयन होंगे ना कि मॉलिक्यूल्स। तो देख सकते हैं आयनिक कंपाउंड हमारे कौन कौन से हैं, तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट, कॉपर नाइट्रेट। तो यहाँ अगर हम एक जो क्वेश्चन NCERT बुक का दिया गया है उसे भी डिस्कस कर ही लेते हैं। तो यहाँ है क्या कि सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करना है, तो ऑक्सीजन जो है उसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है और सोडियम जो है उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन वो कहाँ से दे पाएगा, तो उसे 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए हमें 2 सोडियम एटम को 1 ऑक्सीजन एटम से रिएक्ट कराना होगा। तो 2 सोडियम एटम मतलब Na2 हो जाएगा और 1 ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो 1 O हो जाएगा। तो इस तरीके से Na2O का फॉर्मेशन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या हो गया तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।